बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स। चैप्टर नंबर है हमारा 5। और बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बच्चों इससे पहले हमने सीखा था सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या थी? एक ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव नहीं कर सकती। ठीक है, अब न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। अब अगर हम इसको, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक बॉडी पे एक्ट कर रही है, इसको हम एक्शन मान लें तो फिर इसका कोई ना कोई रिएक्शन भी होगा जो कि इसके इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होगा डायरेक्शन में। इसी सेंट्रीपिटल फोर्स के रिएक्शन को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो कि मैग्नीट्यूड में सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है और डायरेक्शन में इसके साथ अपोजिट होती है। अब अगर इसको मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूं तो मेरे पास एक छोटी सी एग्जांपल है। एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं घर में। आप एक बकेट लें, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ऐड कर दें, ज़्यादा नहीं भरना, थोड़ा सा पानी उसमें डाल दें, साथ में एक स्ट्रिंग अटैच कर दें। उस बकेट को आप ऐसे ऐसे घुमाएं, इस तरह से ऐसे। तो जब आप घुमाएंगे तो आप फील करेंगे कि उसके अंदर जो वाटर मौजूद था वो गिरा नहीं। यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने शो की है। ये बकेट में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डाल दी, साथ में स्ट्रिंग अटैच की, उसको घुमा रहा हूँ, ऐसे रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये नई सिचुएशन में आती जा रही है। इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर थी वो गिरी नहीं है। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर देख लें, इधर देख लें, इधर देख लें, इधर देख लें, मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर हमने इसको चेक कर लिया। इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो गिरी नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ के बिल्कुल ये वर्टिकल सिचुएशन में आ चुकी है। अब तो पानी को गिर जाना चाहिए था लेकिन नहीं गिरा। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी फोर्स थी जो इसको पुश करके रखी हुई थी इस तरह से। ठीक है, इधर देखें, ऐसे इसको पुश करके रखी हुई थी। जब ये वर्टिकल सिचुएशन में है, इसको नीचे गिरना चाहिए था लेकिन नहीं गिरा। मतलब कोई फोर्स थी जो ऐसे इसको दबा के रखी हुई थी, पुश करके रखी हुई थी, गिरने से बचा रही थी। ये है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसकी वजह से पानी नीचे नहीं गिरता। बात समझ गए? तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो ऐसे नीचे की तरफ एक्ट हो रही है, टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, ये एक्शन है। उसके रिएक्शन के तौर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे आउटवर्ड एक्ट करती है। बात समझ आ गई? तो बच्चों ये है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक ये मौत के कुएं की एग्जांपल आपने शायद देखा भी हो। उसमें कोई एक शख्स होता है, वो गाड़ी को या बाइक को ऐसे दीवार पे चलाता है। सर्कुलर वाल होती है, उस वाल के ऊपर ऐसे ऐसे घुमाता चलाता बाइक को। ठीक है, और वो गिरता भी नहीं है। अब वो कैसे करता है? वो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा होता है। जैसे आपने इस बकेट को सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कराया था, इसके अंदर मौजूद जो वाटर है उसके ऊपर एक आउटवर्ड फोर्स लगती है, इसको पुश करके रखता है, जिसकी वजह से वाटर गिरता नहीं है। इसी तरह ये गाड़ी जब सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करती है या बाइक जब सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करता है तो उसके ऊपर भी एक फोर्स लगती है जो उसको आउटवर्ड पुश करके रखती है। ठीक है, आउटवर्ड पुश की वजह से वो क्या होता है, दीवार के साथ ही लगा रहता है, गिरता नहीं है। ऐसे ऐसे दीवार के साथ ही रहती है, गाड़ी हो या बाइक हो। यह है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बच्चों अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द अपेरेंट फोर्स दैट इज फेल्ट बाय एन ऑब्जेक्ट। ये एक अपेरेंट फोर्स होती है जो कि एक ऑब्जेक्ट फील करता है मूविंग इन अ कर्व्ड पाथ। कर्व्ड पाथ भी कह सकते हैं, सर्कुलर पाथ भी कह सकते हैं। दैट एक्ट्स आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेसिकली ये एक अपेरेंट फोर्स होती है जो वो ऑब्जेक्ट फील करता है जो कर्व्ड पाथ या सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा होता है और उसकी डायरेक्शन किधर होती है? आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, सेंटर ऑफ रोटेशन से आउटवर्ड इसकी डायरेक्शन होती है। बात समझ गए? देखिए ये हमारे पास एक स्टोन है जिसको हमने एक स्ट्रिंग से अटैच किया हुआ है, हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स तो आप जानते हैं कि टुवर्ड द सेंटर होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका रिएक्शन होती है। ठीक है, तो रिएक्शन तो मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऑपोजिट में लगेगी जो कि मैग्नीट्यूड में बराबर होगी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको अपेरेंट फोर्स क्यों कहा जाता है? ठीक है, व्हाई इट इज अपेरेंट। अपेरेंट क्यों कहा जाता है, इसकी क्या वजह है? तो बच्चों सुनिए, ये हमारे पास एक झूला है जिसके अंदर छोटे छोटे रूम्स बने हुए ऐसे, जिसमें बैठ के लोग एंजॉय करते हैं, झूले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप जो है वो यहां पर खड़े होके इसको ऑब्जर्व करें। यहां पर कोई भी एक शख्स है, उसको आप देख रहे हैं, ये एक पर्सन है।
अब आपने इसकी मोशन को ऑब्जर्व किया अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, जो कि ग्राउंड है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, उससे परेशान नहीं होना बच्चों। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, वो आप उसको किसी न किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कह रहे होते हैं। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो मैं देखता हूँ अपने आसपास की चीज़ों को, इन चीज़ों को, उसके हवाले से इसकी मोशन को देखता हूँ, क्या ये जगह तब्दील कर रहा है या नहीं तब्दील कर रहा, तो हम कहते हैं ये रेस्ट पे है। तो ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिसके रेफरेंस से मैं किसी ऑब्जेक्ट को कहता हूँ कि ये रेस्ट पे है, मोशन पे है। तो ये ग्राउंड एक रेफरेंस है। इस रेफरेंस से जब इसकी मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है तो मैंने देखा इसके ऊपर एक सेंटीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है, जो कि इसकी टेंशन के बराबर है, ठीक है। और उसकी वजह से ये इससे मूव करता है और इसमें कुछ एक्सेलरेशन आता है, सेंटीपिटल फोर्स। अब अगर इसमें सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आया है तो मतलब ये कि इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं थी, तो इस फोर्स को किसी फोर्स ने बैलेंस नहीं किया। बात समझ गए? अगर फोर्स ने बैलेंस कर दिया होता तो फिर एक्सेलरेशन नहीं होता, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक आप जानते हैं कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है, अगर नेट फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो इस केस के अंदर कोई ऐसी फोर्स हमें मिलती नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा करें कि खुद यहां से चल के इसके साथ यहां पर बैठ जाए, इसी रूम के अंदर जिस रूम में ये शख्स बैठा हुआ है, अब ये झूला जो है वैसे चलता है। अब आप जरा इसकी एक ही मोशन को देखिए, पहले यहां पर खड़े होकर इसकी मोशन को देख रहे थे, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा था इस तरह से, ठीक है। तो आपने देखा कि इसके अंदर एक्सेलरेशन है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, तो एक फोर्स है और उस फोर्स ने क्या किया, इसमें सेंटीपिटल एक्सेलरेशन लाया। अब जब आप यहां से इस रूम में शिफ्ट हो जाते हैं, बी में, अब आपको पता है इसके ऊपर सेंटीपिटल फोर्स एक्ट हो रही है, लेकिन आप इसकी मोशन को देखते हैं, ये मूव नहीं कर रहा। अब आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। अब आप जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेट कर रहे हैं, आप उसके लिहाज से इसकी मोशन को देखेंगे। रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये रूम, जिस रूम के अंदर आप बैठ के इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, उसके आसपास की चीजें, ठीक है। मान लीजिए ये रूम है, ये जो मूव कर रहा है, अब इसके अंदर पड़ी हुई चीजों के लिहाज से जो उसकी मोशन को देखेंगे ना आप, ये आपका रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्यों? क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, ये रूम रोटेट कर रहा है, इसके आसपास की पड़ी हुई चीजें रूम के अंदर वो भी रोटेट कर रही हैं। तो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं इसलिए रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह रहा हूं। अब आप इसकी मोशन को देखेंगे तो ये आपको रेस्ट पे मिलेगा, ये मूव नहीं कर रहा। बात समझ गए? तो ये मूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये रेस्ट पे है। अब हम जानते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट पे तब होती है जब उसके ऊपर नेट फोर्स जो एक्ट हो रही है वो जीरो हो। अब एक फोर्स तो सेंटीपिटल फोर्स एक्ट हो रही है इसके ऊपर, इसका मतलब कोई और भी फोर्स है जो इसको बैलेंस कर रही है। उस बैलेंस करने वाली फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ये है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो यहां पे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मौजूद नहीं थी, लेकिन इस रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा गया तो ये फोर्स आ जाती है, इसीलिए इसको अपीरेंट फोर्स कहा जाता है। ये रियल फोर्स नहीं होती, ठीक है। रियल फोर्स हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ठीक हो गया। तो इसको आप उसी वक्त ऑब्जर्व कर पाएंगे जब आप इसके साथ इस मतलब रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होंगे। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आप उसी वक्त महसूस करेंगे जब आप रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होंगे, अदरवाइज आप इसको फील नहीं करेंगे। इसीलिए इसको हम अपीरेंट फोर्स कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि इसको हम क्यों अपीरेंट फोर्स कहते हैं। ओके, तो बच्चों अब हम देख लेते हैं जी इसका फार्मूला। ये हमने जो सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ी थी वो क्या थी? सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास थी F इज इक्वल टू mv² थी। अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म बनाएं तो वेक्टर के लिए फिर साथ क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर एरो लगा देंगे इधर mv²/r, साथ में यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा r, ठीक है। अब याद रहे कि ये जो r है ना वो रेडियल वेक्टर है, रेडियस का वेक्टर, ठीक है। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है ना, उसकी डायरेक्शन देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर को एक्ट करती है ऐसे FC, और जो रेडियल वेक्टर है वो आउटवर्ड है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, ठीक है। इसीलिए जब दो वेक्टर ऑपोजिट होते हैं तो किसी एक के साथ हम क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन। तो हम यहां पर माइनस का साइन यहां इंट्रोड्यूस करते हैं, ये वजह है माइनस साइन के लगाने की। अब आपको पता है जी यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर इज बेसिकली अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दें तो आपको यूनिट वेक्टर मिलता है, -mv²। इसी जगह आप लगा दीजिए r, इसके नीचे आप लगा दीजिए r का मैग्नीट्यूड। अब आप देखें ये दो हो गए r और r, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मिल जाएगा नहीं हमारे पास -mv² r वेक्टर डिवाइडेड बाय r²। ये आ जाती है बच्चों हमारे पास इसकी वेक्टर फॉर्म, ठीक है, FC। अब जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैलकुलेट करते हैं तो हमने कहा था कि भाई ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये बेसिकली क्या है,
सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है और ये ऑपोजिट होते हैं इन डायरेक्शन। इसलिए फिर हम जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैं एफ से डिनोट कर देता हूं, वो किसके बराबर होगी, माइनस सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक है, क्योंकि दोनों वेक्टर हैं तो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो नेगेटिव साइन से शो करना पड़ेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फिर हम क्या करेंगे, माइनस, और साथ में इसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, माइनस एम वी स्क्वायर आर ओवर आर का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर वेक्टर, ठीक है, यहां पर भी वेक्टर का निशान लगा दीजिए ऊपर, डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ये आ गया जी हमारे पास इसका मैथमेटिकल फार्मूला। अच्छा बच्चों, सिंपल वर्ड में कहूं, अगर आप आसान लेना चाहते हैं, ये डेरिवेशन नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, बस आप इतना याद रखें कि जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है वही हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला है। जितना मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स का है उतना ही मैग्नीट्यूड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी है। अब हम देख लेते हैं कि ये डिपेंड किन चीज़ों पर करती है। आप अगर इसके फार्मूले पर गौर करें तो तीन चीज़ें हैं, मैस है, वेलोसिटी है और रेडियस है। तो बच्चों ये इन्हीं तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। ज़्यादातर या मेनली हम इसको जो डिस्कस करते हैं इसको हम वेलोसिटी के लिहाज से देखेंगे, ठीक है। वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो ये फोर्स बढ़ेगी, वेलोसिटी अगर कम होगी तो ये फोर्स कम होगी, ठीक है। मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूं। अगर इसी बकेट को आप आहिस्ता से घुमाएंगे ऐसे तो ऐन मुमकिन है कि उसके अंदर मौजूद जो वाटर है वो गिर जाएगा, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था, थोड़ा स्पीड से इसको घुमाना है। अगर आप स्पीड से नहीं घुमाते, इसको आहिस्ता से चलाते हैं तो इसके अंदर मौजूद वाटर जो है वो गिर सकता है। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा स्पीड के साथ ऐसे घुमाएंगे तो फिर पानी के गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर इस केस में भी अगर आपने देखा हो तो इनिशियली जब उसकी वेलोसिटी कम होती है वो दीवार पे कभी भी नहीं आएगा। इनिशियली वो थोड़ा सा जो इंक्लाइन सरफेस होती है नीचे उसके ऊपर ऐसे घुमाता है, पहले अपनी स्पीड बढ़ाता है। जैसे ही उसकी स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ने के बाद फिर वो इस वाल के ऊपर आता है, क्योंकि बच्चों जब उसकी वेलोसिटी कम होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगी। अब जितनी फोर्स चाहिए उस कार को इस वाल के साथ ऐसे पुश करने के लिए, उतनी फोर्स आपकी वेलोसिटी ज्यादा होने से बढ़ेगी। अगर आप वेलोसिटी कम रखते हैं और उसके ऊपर आएंगे तो फिर आप गिर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो फोर्स है ये डिपेंड करती है मेनली वेलोसिटी के ऊपर। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा फोर्स होगी, ठीक है। अब अगर आप थोड़ी वेलोसिटी से जाएंगे तो इतनी ग्रिप नहीं बना पाएगी कार उसके साथ और वो कार गिर सकती है नीचे। तो आपने देखा होगा वो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं ऐसे। तो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मूव करने का मकसद ही यही था ताकि इतनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाए कि ये इस वॉल के साथ पुश होकर रहे और नीचे गिरे नहीं, ठीक है। इसीलिए इनिशियली वो नीचे घूमते हैं ऐसे और अपनी वेलोसिटी को बढ़ाते हैं। जैसे ही वेलोसिटी उनकी बढ़ जाती है फिर वो वॉल के ऊपर आ जाते हैं। बात समझ गए? तो इसलिए बच्चों ये हमारे पास डिपेंड करती है किसके ऊपर, स्पीड के ऊपर। इसके अलावा मास के इंक्रीज करने से भी ये बढ़ती है फोर्स, ठीक है। अगर हम रेडियस को कम करेंगे, रेडियस कम करने से भी ये फोर्स बढ़ती है। रेडियस के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो रेडियस कम रखेंगे तब भी ये फोर्स जो है वो हमारे पास बढ़ती रहेगी, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।